नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम में। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी, आपको अपना कार्यक्रम विशेष लेकर। जी हाँ, विशेष में आज हम आपको बताएंगे सवालों में विश्वविद्यालय। जी हाँ, एक ऐसा शिक्षा का मंदिर है जो आज सवालों के घेरे में है। इसी पर बात करेंगे आज विशेष में। जी हाँ, आज मेरठ का चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में इसलिए क्योंकि आज इस विश्वविद्यालय पर तमाम सवाल उठ खड़े हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सच संस्था के अध्यक्ष संदीप पहल। उनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर क्या कुछ घोटाला हुआ है सीसीएस यूनिवर्सिटी में। जी हाँ, एक बड़ा मामला सामने आया है हमारे सामने कि 2015 में 13 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति हुई, वो भी गलत तरीके से हुई। पूर्व कुलपति विक्रम चंद गोयल के कार्यकाल में हुई नियुक्तियों को पूरी तरह आंख मूंद कर दिया गया, या फिर यह कहें कि ये सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। हैरानी की बात यह है कि ऊंची मेरिट वाले अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जबकि इंटरव्यू में कम अंक हासिल करने वाले अयोग्य अभ्यर्थियों को साठगांठ और भ्रष्टाचार के चलते असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर दिया गया। इस मामले से पर्दा तब उठा जब एक अभ्यर्थी की शिकायत पर राजभवन ने कठोर कदम उठाते हुए अनिल कुमार यादव नाम के एक असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति रद्द कर दी। साथ ही विश्वविद्यालय के अधिकारियों से जवाब तलब भी कर लिया। आरटीआई कार्यकर्ता संदीप की माने तो विश्वविद्यालय में 35 से 40 लाख रुपए लेकर सभी 13 पदों पर नियुक्तियां की गई, जिसमें पूर्व कुलपति विक्रम चंद गोयल, प्रति कुलपति एस.एच. सिंह समेत करीब आधा दर्जन विश्वविद्यालय के अधिकारी भी शामिल हैं। आरटीआई के माध्यम से इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश किया गया है, जिसके बाद अब आरोपियों को जेल पहुंचाने के लिए कोर्ट की भी मदद ली जा रही है। उधर इस मामले में जब विश्वविद्यालय के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन सवाल आज उठ खड़ा हुआ है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में यह घोटाला आखिरकार हुआ क्यों है, ये घोटाला किस बेस पर किया गया और इन प्रोफेसरों की नियुक्ति क्यों की गई, 40 लाख रुपए लेकर अयोग्य प्रोफेसरों को नियुक्ति क्यों दे दी गई। इस सभी पर बात करेंगे। आज हमारे साथ सच संस्था के अध्यक्ष संदीप पहल मौजूद हैं। इसके साथ ही हमारे साथ मेरे संवाददाता, मेरे सहयोगी दीपक मौजूद हैं। दीपक से भी बात करेंगे, दीपक से भी जानेंगे कि आखिरकार ये जो शिक्षा के मंदिर में घोटाला हुआ है, इसका पर्दाफाश जो हम करने जा रहे हैं, इसमें क्या कुछ संलिप्तता पाई गई और पूरा सिस्टम कैसे जुट गया सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट में। तो दीपक के पास पहुंचेंगे। सबसे पहले दीपक, इस तरीके का मामला सामने आना एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है विश्वविद्यालय पर, सीसीएस यूनिवर्सिटी पर। दीपक, बिल्कुल नकुल, देखिए जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है और एक पूरे धरपटल, जिस तरीके से ये पूरे पटल पर ये मामला जो छा गया है, जरूर कहीं ना कहीं लगता था कि आटे में नमक वाली बात तो होती ही है, मगर यहां तो पूरी दाल ही अगर मैं कहूं तो काली है। नकुल, देखिए सबसे पहले बात यह है कि अगर भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने आया, उसे उजागर किया गया और वो भ्रष्टाचार अगर असिस्टेंट जो प्रोफेसर्स होते हैं उनसे ही जुड़ा हुआ मामला निकले तो जरूर कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़े हो जाते हैं। पूरी एक पाइपलाइन पर ही, पूरे उन सभी अधिकारियों पर जिनकी ये जिम्मेदारी होती है कि पूरी निष्पक्षता के साथ में हर परीक्षा कराई जाए, हर चयन किया जाए। अगर इस तरीके से कोई भी धांधलेबाजी सामने आती है, जिस तरीके से 13 लोगों का ये जो आरोप लगाया जा रहा है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार में 35 से 40 लाख रुपए लेकर बताया जा रहा है कि एक नियुक्ति की आई गई है, बल्कि साथ में जो लोग जिनका उत्तरदायित्व बनता है इन सारी चीजों को लेकर, अगर वो कैमरे पर आने से साफ मना कर देते हैं तो नकुल कहीं ना कहीं जरूर लगता है कि भ्रष्टाचार बड़ा हुआ है। साथ ही अगर हम प्रमुख रूप से इन 13 नियुक्तियों की बात करें तो जो योग्य, जो जिनकी जिम्मेदारी थी, जिन लोगों को नियुक्तियां मिलनी चाहिए थी, जरूर उनके साथ में कहीं ना कहीं ये एक भेदभाव बड़ा हुआ है। नकुल, हाँ बिल्कुल दीपक, भ्रष्टाचार की भेंट आजकल योग्य लोग ही चढ़ते हैं और संदीप जी हमारे साथ हैं। संदीप जी, आपसे सवाल यही है कि आखिर जो कुछ भी मामला सामने आया, आपने एक आरटीआई डाली थी, आरटीआई के माध्यम से ये सब कुछ सामने आया, क्या कुछ मामला है, दर्शकों को आप जरा थोड़ा विस्तार से बताइए। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 2015 के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्तियां हुई जी। उस नियुक्ति के अंदर जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, पहले वो प्रक्रिया ही गलत थी जी, क्योंकि ये नियम है कि जितना भी जो लोग अप्लाई करेंगे उन सबका एपीआई स्कोर होता है कि जिसने जो अर्हताएं रखता है उस सब एपीआई स्कोर को नेट पर डाला जाता है, जो है वेबसाइट पर डाला जाता है, जिससे किसी को किसी के संबंध में
कोई बात बतानी हो तो समय से पहले बता देगी आदमी पीएचडी के फर्जी कागज दे रहा है या किसी चीज के फर्जी अभिलेख जमा कर रहा है। लेकिन हमारे इस विश्वविद्यालय के अंदर ऐसा कोई काम नहीं किया गया। ये यूजीसी की गाइडलाइन है कि एपीआई स्कोर जो है आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डालना होगा। अन्य सब विश्वविद्यालय इस काम को करते हैं, लेकिन हमारे इस विश्वविद्यालय ने, क्योंकि इस विश्वविद्यालय के अंदर हमेशा ही पिछले आप देखेंगे लगभग 20 साल से भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हावी है। हर व्यक्ति यहाँ संलिप्त है सिर्फ रिश्वतखोरी में। उसके चलते ही इन्होंने एपीआई स्कोर नहीं डाला। और एक जो है आईक्यूसीए मंडल होता है जो मार्क्स देकर एक चार्ट तैयार करता है और वो चार्ट ले जाकर चयन समिति के सामने रखा जाता है। वो चार्ट चयन समिति को दिया गया। ये चार्ट मैंने आपको दिखाया था। उस चार्ट के अंदर भी इन लोगों ने ऐसे मार्क्स दे दिए जो वो लोग जिन्होंने वो अभिलेख ही जमा नहीं किए थे उसके साथ। उसी के चलते एक प्रदीप कुमार जो जिस व्यक्ति की सोशियोलॉजी के अंदर जो है नियुक्ति नहीं हो पाई थी, वो हमसे आकर मिला। हमने उसके आरटीआई में उसकी मदद की। उसने सारे अभिलेख इकट्ठे किए, उसकी शिकायत बनवाई और वो राजभवन विषय गया। सारा राजभवन ने उस चीजों को सही मानते हुए कि उस व्यक्ति को लगभग 17 नंबर जो है अधिक देकर, नियम विरुद्ध और भ्रष्टाचार से देकर उसकी नियुक्ति की गई थी, जो राजभवन ने उस नियुक्ति को निरस्त किया और माना कि हाँ ये अवैध नियुक्ति हुई थी। उसके बाद हमने ये सारे अभिलेख और जो नियुक्तियां हुई थी सभी को आरटीआई में लिया। उन सभी अभिलेखों को जब हमने पढ़ा और देखा तो उनके अंदर पाया कि जो चयन समिति को मात्र 10 अंक देने का, जिसके अंदर से टीचिंग स्किल के अंदर से जो दे सकते थे, उन्होंने उसकी जगह 20, 21, 18 मार्क्स देकर उन लोगों को चयनित कर दिया जिन लोगों से उन्हें रिश्वत ली हुई थी। जी बिल्कुल। अगर संदीप जी बात करें तो लगभग कितने पैसों का लेन देन हुआ एक प्रोफेसर की नियुक्ति पर? एक प्रोफेसर की नियुक्ति पर कितने लाखों की बंदरबाट हुई, जिस तरीके से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? जैसी मुझे जानकारी है और जो जानकारियां हैं वो पुष्ट हैं, पुख्ता हैं, एक एक नियुक्ति के अंदर 32 लाख से 40 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। जी, ये स्पष्ट है बिल्कुल, और ये हमने लिख कर दिया है, राजभवन में भी हमने लिखकर भेजा है और इसके बाद हम स्टैंड करते हैं यहाँ नियुक्तियां इसी तरीके से हुई हैं। हाँ बिल्कुल। संदीप जी, मैं दीपक के पास पहुंचना चाहूंगा। दीपक, बड़ा सवाल ये उठ खड़ा होता है, कुलपति होता है, कुलपति की एक बड़ी पोजीशन होती है, राजभवन द्वारा उसे वो जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ऐसे में कुलपति का इतने बड़े भ्रष्टाचार में शामिल होना कितने बड़े सवाल खड़ा करता है हमारी चरमराती शिक्षा व्यवस्था पर? जी रकुल, बिल्कुल बेहद आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से यदि कुलपति के श्रेणी के लोग ही ऐसे मामलों में भ्रष्टाचारों में संलिप्त पाए जाएंगे तो जरूर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठ खड़े होगा। मगर नकुल, आप देखिए कि किस तरीके से पूरा एक मोड़ दिया गया है इस पूरे मामले को। क्योंकि नकुल, जो चयन समिति के जो अंदर जो लिमिट आती थी जिसमें वो मार्क्स दे सकते थे, जो मैक्सिमम मार्क्स वो प्रोवाइड कर सकते थे उन अभ्यर्थियों को जो एप्लीकेंट्स थे, मगर उन्होंने जो नंबर, यदि 10 नंबर की उनकी रेंज थी, उन्होंने उससे बढ़कर जो मार्क्स दिए, तो जरूर कहीं ना कहीं चयन समिति के पास पूरा मामला जब पहुंच गया, यानी कि ऊपरी लेवल से ही जो भी भ्रष्टाचार हुआ वो ऊपरी लेवल से ही हुआ। अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता था कि नीचे लेवल के से कोई भ्रष्टाचार होता और वो चयन समिति के पास पहुंचता, उसके बाद कोई ना कोई सवाल उस पर जरूर खड़े हो जाते। मगर 1 साल का लंबे समय बीत गया, चयन समिति ने जितने नंबर उनको देने का अधिकार था उससे ज्यादा उन्होंने नंबर दे दिए। तो साफ तौर पर पूरी सारा चिट्ठा जो है वो खुलकर सामने आ गया कि जिस तरीके से नंबर दिए गए, यदि चयन समिति की अगर हम बात करें तो ये 10 नंबर तक का ही मैक्सिमम उनके पास अथॉरिटी थी, जिसके अंदर ही उन्हें जो मार्क्स थे वो अलॉट करने थे। बट उन्होंने जो नंबर अलॉट किए वो 20, 18, 15 अलग अलग तरीकों से किए, जिससे साफ पता चलता है कि जो कमी थी उनके मार्क्स में, जो अभ्यर्थी थे जिनसे उन्होंने पैसे लिए, जो कमियां उनके नंबर में रह गई थी, उन लोगों ने, चयन समिति ने पूरी कोशिश करी कि जो कमी रह गई है उसे पूरा करने की। बिल्कुल, पैसे लेकर पूरा कर दिया गया। दीपक, संदीप जी, सवाल ये भी उठ खड़ा होता है कि देखिए, हम शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम नेताओं की हमने बातें सुनी होंगी, लेकिन अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे विश्वविद्यालयों में इस तरीके से भ्रष्टाचार होगा, प्रोफेसरों की नियुक्तियां होंगी जो मेरिट में पास नहीं हो पाए, जो खुद पढ़े लिखे नहीं है या जिनकी इतनी योग्यता नहीं है, वो अगर हमारे छात्रों को पढ़ाएंगे तो क्या भविष्य होगा हमारे देश का? ये तो स्पष्ट है कि जो आदमी रिश्वत देकर एक अपनी नियुक्ति लेगा तो वो उस पैसे को उसी सिस्टम में से कमाएगा। जी, ये तो स्पष्ट है, क्योंकि कोई अपनी जेब से नहीं लगाता। और वो उन लोग जानते हैं कि हम लोग आए इस सिस्टम के अंदर, हमने नियुक्ति ही इसलिए पाई है कि हमने को जो है पैसे देकर हमने नियुक्ति पा ली और ये हमें सिस्टम में से पैसा कमाना है। और जब वो सिस्टम में से पैसा कमाएंगे तो आप समझ सकते हो कि शिक्षा की गुणवत्ता क्या रह जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा की गुणवत्ता पर कई सवाल खड़े होते हैं। लेकिन संदीप जी, एक सवाल और आपसे मेरा यही है
कि आरटीआई के माध्यम से जो कुछ भी आपके सामने बातें आई, एक बार दर्शकों के सामने आप रखें कि किस तरीके से ये नियुक्तियां हुई, किस आधार पर 13 लोगों से लगभग टोटली अगर हम आंकड़ा लगाएं कि अगर 35 लाख रुपए 30 लाख रुपए लिए गए एक व्यक्ति से, तो 5 करोड़ के आसपास का एक बड़ा घोटाला बैठ जाता है। कुलपति ने कमा लिया, कुलपति के साथ उसके तमाम अधिकारियों ने कमा लिया। ऐसा ही सारा पैसा ऐसे नहीं कि अकेले कुलपति ले गए, 2-3-4 जने हैं जिन्होंने मिलकर ये पैसा आपस में बंतर बांट किया। ये हो सकता है कि औहदे और पद के हिसाब से वो जो परसेंटेज है वो कम ज्यादा होनी एक स्वाभाविकता है, स्वाभाविक बात है। लेकिन मैं इसमें आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि इसके अंदर जो IQAC मंडल था, जिसको API स्कोर तैयार कर जो ये परफॉर्मा मैंने आपको जो दिया था, इस परफॉर्मे के जो परफॉर्मा भरा गया था, ये क्लियर परफॉर्मा है। इस परफॉर्मा को भरने के अंदर जो 50 मार्क्स से ये डॉक्यूमेंट्स बेस्ड हैं जो है, इसके बाद ये 30 मार्क्स हैं जो डोमेन नॉलेज के, इसके अंदर से सिर्फ टीचिंग स्किल के चयन समिति को देने हैं मार्क्स, और जो है अंक, बाकी के अंक उनके जो हैं उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह के हैं। लेकिन जिन अंक, जब व्यक्ति के अंक ही 1 है तो वो 10 मार्क्स उसको चयन समिति मैक्सिमम दे सकती थी, तो उस व्यक्ति को 11 मार्क्स मिलने थे, लेकिन उसको 24 नंबर दे दिए गए। जूम करके दिखाएं, जरा दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा जूम करके एक बार ये दस्तावेज दिखाएं। दस्तावेज दिखाने की हम कोशिश करेंगे। आखिर इन दस्तावेजों में भरा गया था जिसके अंदर से जो ये आप नंबर देखेंगे, ये 50 नंबर हैं, 50%, जिसके अंदर उसके अपने डॉक्यूमेंट्स आधारित हैं, जो उसने 12वीं अपनी BA की, MSc की, PhD की और बाकी जो चीजें उसने जमा की, रिसर्च वगैरह की। बाकी जो ये दूसरे आप नंबर देखेंगे डोमेन नॉलेज के हैं। इसके अंदर सिर्फ ऊपर वाला जो है, इस ऊपर वाले के अंदर सिर्फ टीचिंग स्किल के 10 नंबर दे सकते थे। जैसे इस अभ्यर्थी को नीचे 1 नंबर मिला हुआ है NCC या NSS के मतलब का 10 और 11 नंबर मिल सकते थे। लेकिन हम इसी का जब हम देखेंगे तरुणम नाम की लड़की का, तो हम पाएंगे कि इसको 24 नंबर दिए गए हैं। अभी मैंने कुछ पूरी और जानकारी कर रहा हूं, मुझे जानकारी ये मिली कि शायद ये VC जो जिस गांव के VC हैं आसपास की, वहीं की लड़की रहने वाली है, इसलिए इसको नियुक्ति दी गई। एक और विशेष बात है इसकी जो इंटरव्यू के अंदर लिखा गया, इसके अंदर जो सिर्फ अकेला बच्चा ऐसा है जो चयन हुआ है शिक्षक, जिसको 10-10 नंबर दिए गए, उन पे स्टार लगाया हुआ, आप देखेंगे 2 जगह स्टार लगा हुआ है। ये स्टार के नीचे लिखा हुआ है कि इन डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाए। एक तरफ इंटरव्यू हो गया, IQAC मंडल ने नंबर भी दे दिए, उसका सिलेक्शन भी हो गया, तो ये चेक कब होंगे? जी। तो अगर सारी चीज देखें तो इन्होंने अपनी मनमर्जी से घोटाला करके अपना पेट भरा है। हाँ बिल्कुल, अपने तरीके से एक बड़ा घोटाला सामने आया। कुलपति की इसमें बड़ी भूमिका सामने आ रही है। कुलपति सवालों के घेरे में, विक्रम चंद गोयल पूर्व कुलपति CCS विश्वविद्यालय के, इसके साथ साथ तमाम वो अधिकारी भी हैं, वो भी सवालों के घेरे में है। दीपक के पास पहुंचूंगा। दीपक, अभी हमें संदीप पहल जी ने कुछ लिस्ट दिखाई है जिनमें बताया कि मेरिट के आधार पर 10 ही अंक दिए जाने थे, 11 दिए जा सकते थे, लेकिन इसमें तो इतनी बड़ी धांधली सामने आई कि कुलपति से लेकर नीचे तक की भूमिका, पूरा का अमला जो था, जो सरकारी मशीनरी थी, पूरी की पूरी मशीनरी सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने में ही जुट गई। देखिए नकुल, एक बड़ा दुर्भाग्य रहा है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का कि जब भी जिसके भी हाथ में ताकत आई उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी किसी भी तरीके से उसका दुरुपयोग करने की और पैसे छापने की। यही एक मामला ऐसा ही जुड़ा हुआ है कि जो उनके पास में जिम्मेदारी थी, जो ताकत थी उनके पास, उन्होंने उसको पूरे साफ तरीके से जो है पैसों के लेन देन के चलते दूसरे के हवाले कर दिया। जैसे कि API का जिक्र किया अभी संदीप जी ने, अगर API होती, CCS यूनिवर्सिटी में एक तरफ तो जोर दिया जाता है सिक्योरिटी के ऊपर, बात की जाती है कैंपस में वाईफाई कराने की, आप कैंपस को वाईफाई कराइए, बहुत अच्छी बात है, जरूरत है, मगर वहीं अगर चयन जैसी जो वहां पे बच्चों को शिक्षा प्रदान करने आ रहे हैं, अगर वही लोग धांधलेबाजी की वजह से वहां पे आएंगे तो फिर उन भविष्य क्या होगा उन छात्रों का जो वहां पर पढ़ रहे हैं। आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि आप कैंपस में डेवलपमेंट करेंगे, अरे एक API अगर नकुल इस पूरे मामले में वेबसाइट के पास होती, CCS चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे होती, तो सारे मामले की कलई खुलकर सामने आ गई होती। शायद जो ये नियुक्तियां इतने आराम से हो गई धांधलेबाजी और भ्रष्टाचारी के बाद, शायद इतनी पारदर्शिता के बाद में वो ना हो पाती। यदि हो पाती, देखिए बड़े रोचक तरीके से इन्होंने पूरे इस मामले को जो अंजाम दिया है, क्योंकि जिस तरीके से कोई धांधलेबाजी हुई, यदि कागजों में कोई फेरबदल हुआ, नहीं हुआ, मगर जो उनके हाथ की जो चीज थी, जिस पे पूरी तरीके से वो लोग निर्भर थे, उन लोगों के हाथ में था, कोई और नहीं था। एक और नकुल मुझे बड़ी कमी जो इस पूरे मामले में लगती है वो मॉनिटरिंग की लगती है। एक अधिकारी के पास में, कुलपति के पास में अगर जिम्मेदारी आ गई तो उसने पूरी तरीके से उसका इस्तेमाल किया, क्योंकि वो बखूबी जानते थे कि कोई मॉनिटरिंग में नहीं होगा। ये तो उनका दुर्भाग्य समझे या फिर सतर्कता समझे इन लोगों की, जिन्होंने RTI डालने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा किया, और अब इनकी कलाई खुलती नजर आ रही है कि किस तरीके से इन्होंने अपने पास जो इनकी जिम्मेदारी थी उनका दुरुपयोग किया है।
चाहूंगा यहाँ थोड़ा सा वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला, आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे, चर्चा लगातार जारी है। लेकिन इंडिया क्राइम सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है शिक्षण संस्थानों में, इसे कैसे खत्म किया जाए, इसके खिलाफ सरकार क्या करने जा रही है और कैसे मॉनिटरिंग होगी, कैसे इतने बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने से रोका जाएगा। विशेष यही जारी है, आप देखते रहिए इंडिया क्राइम।